नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, एक आईएएस की बात करते हैं जिनने काफी विलेज लेवल पे परिवर्तन किया। आप इनके एग्जाम्पल को अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं या फिर आपके नॉलेज के लिए भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बात है। और ये इन्होंने काम किया नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, जिसको हम सिक्किम के 5 विलेजेस को इनने अडॉप्ट किया। और इनने जो सिक्किम में जो लोग रहते थे, वहां की जो जनता रहती थी, 7,500 लोगों की लाइफ को परिवर्तन किया। ये जो 5 विलेजेस हमको देखने को मिलते हैं, साउथ सिक्किम में देखने को मिलते हैं। ग्राम पंचायत के साथ इनने कोलैबोरेशन करके, लोगों का विश्वास जीतकर, लोगों के साथ ट्रस्ट डेवलप कर इन्होंने जो समस्याएं थी, स्कूल अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी वाटर की इरेगुलर सप्लाई थी, और लोगों में जनरल लैक ऑफ डेवलपमेंट की कमी थी, बहुत सारी मूलभूत समस्याओं की कमी थी। फंडामेंटल जो बेसिक यूनिटी होती है, वहां पे बहुत सारी समस्याओं को लोग मतलब की समस्याओं का लोग सामना कर रहे थे। तो जिला प्रशासन ने, मतलब कि इन्होंने एक डेव इनिशिएटिव चालू किया जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज ए अडॉप्टेड विलेज। इस मिशन के द्वारा इनने 5 सिक्किम विलेजेस को अडॉप्ट किया और उन्हें मॉडल के रूप में डेवलप किया, जिसको हम रंगबुल विलेज के रूप में मानते हैं। इसको मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया और इसी मॉडल विलेज की तर्ज पे इनने साउथ सिक्किम के 5 और विलेजेस का डेवलपमेंट किया। ठीक है, ये है आपकी रियल इंस्पिरेशंस। तो आपकी क्या राय है इनके बारे में कि सिविल सर्विस को कैसा काम करना चाहिए? आप इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। ये अपने अपने मतलब कि इंटीग्रिटी के प्रति ये डिवोटी थे। इन्होंने अपने जो बेसिक सिविल सर्विसेज के मूल होते हैं, जन कल्याण करना, लोक कल्याण करना, लोगों की सेवा करना और ईमानदारी से अपना काम करना, लोगों को विकास की मुख्य धारा में, मतलब कि डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में लोगों को शामिल करना, इनके द्वारा ये सारा काम किया गया। ये काफी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो आप इनकी कुछ वैल्यू को रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, पॉवर्टी और सिविल सेवा के प्रति इनका डेडिकेशंस और लोगों के सोशल जस्टिस के प्रति इनका डेडिकेशंस, सोशल न्याय मतलब कि सोशल जस्टिस के प्रति, जो समाज की मूलभूत, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो इन्होंने कौन कौन सा काम किया? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की इन्होंने बात की। तो आप इस आधार पर इनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। सबसे पहली बात है, गूगल काफी समाचारों में रहा। गूगल के ऊपर हमने कई बार डिस्कशन किया कि गूगल के ऊपर हमारे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने काफी 1337 करोड़ रुपए का फाइन लगाया, क्योंकि ये बहुत सारी मार्केट को करप्ट करने वाली प्रैक्टिस कर रहे थे। आपके मोबाइल में ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्टॉलमेंट मतलब कि जी सूट इंस्टॉलमेंट इनके द्वारा किया जा रहा था, और आप इनके जी गूगल के जितना भी जी सूट था उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते थे। तो जो अन्य छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अन्य छोटे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं, वो उनके प्रति काफी इनने निगेटिव रूप से काम किया, उनको वो कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे। और एमएनसी की बहुत सारी समस्याओं को, मतलब कि एमएनसी क्या करती हैं? अधिक से अधिक प्रॉफिट करना, अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश करना। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या किया कि सभी को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाता है, चाहे आप एमएनसी हो चाहे आप छोटा एमएसएमई हो। तो सीसीआई ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया, एएनसीएलटी में गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए कि माय लॉर्ड हमको रोक लगा दो, हमको जुर्माना नहीं भरना है। और इनने भारत सरकार को चुनौती भी दी कि कहा कि अगर आपने जुर्माना नहीं हटाया तो आपके देश में जो गूगल का अपडेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो गूगल की जो एंड्रॉयड की जो ग्रोथ है इंडिया में नहीं हो पाएगी, तो आपकी जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो इसे चुनौती के रूप में, इसे चैलेंज के रूप में भारत ने लिया और भारत ने डेवलपमेंट किया भार ओएस, मतलब कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या डेवलपमेंट किया? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारा हमने बैकग्राउंड समझ लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ओएस सिस्टम इस समय पे क्यों आया। बात आगे समझिए। और ये क्या है? एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और इसमें
गूगल ऐप और सर्विस की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको नीड नहीं है। इसको डेवलपमेंट किया है मतलब कि जन के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आईआईटी मद्रास में। ठीक है। और ये भारत ओएस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल एंड्रॉइड सिस्टम में क्या डिफरेंस है मेजर, इस बात की बात करते हैं। तो जो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल सर्विस के बिना ही ऑपरेट हो सकता है, और आप इसको इजीली आपको इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपका इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि गूगल एक बार आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया कोई ऐप तो वो अनइंस्टॉल नहीं होगा। जी सूट के बारे में जैसे हम बात करते हैं, जीमेल अनइंस्टॉल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें, यूट्यूब अनइंस्टॉल नहीं होता है, पूरा जो इनका जी सूट होता है वो अनइंस्टॉल नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है, एमएनसीज की मोनोपोली स्टेब्लिश होती है। तो आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, अभी इनिशियल स्टेज पे है। दूसरा, बीबीसी वाला मुद्दा चर्चा में था। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि बीबीसी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसे मोदी गवर्नमेंट का जो इस वर्तमान सरकार है उसका प्रोपेगेंडा फैलाना था। तो प्रोपेगेंडा फैलाने के अनुसार वो क्या कर रहे थे, देश के जो माइनॉरिटी हैं उनके प्रति जो पॉलिसीज हैं वो काफी उनमें डिस्क्रिमिनेशन था। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की चीजों को, मोदी गवर्नमेंट ने, बल्कि वर्तमान की सरकार ने उसकी डॉक्यूमेंट्री को क्या कर दिया, इंडिया में बैन कर दिया। तो हमको पढ़ना है बीबीसी, मतलब कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन क्या है। तो ये क्या है, सबसे पहले इसको 18 अक्टूबर 1922 को एस्टेब्लिश किया गया। पहले प्राइवेट के रूप में काम करती थी, लेकिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के केवल शेयर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ही इसको होल्ड कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर बाद में 1926 में पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेड किया कि आप क्राउन चार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन करो और इसको ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो कॉर्पोरेशन है मतलब कि बीबीसी, इसको पार्लियामेंट के अगेंस्ट क्या बनाओ, रिस्पॉन्सिबल बनाओ। लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो बनाओ, लेकिन ये अपनी एक्टिविटी करने के लिए तब क्या था, स्वतंत्र था। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी भी क्या है, बीबीसी रॉयल चार्टर के अगेंस्ट क्या करता है, ऑपरेट करता है, मतलब कि रॉयल चार्टर के अंडर क्या करता है, ऑपरेट करता है। और इस रॉयल चार्टर को एवरी 10 ईयर में हमको क्या आप मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रिन्यू कराना पड़ता है। अभी क्या है, 31 दिसंबर 2027 तक क्या है, वैलिड है, ये रन होगा। फिर 2017 में इसको रेगुलेट किया गया बीबीसी ट्रस्ट के द्वारा और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा, और एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम था ऑफकेम। तो वर्तमान में बीबीसी बोर्ड को किसके अंदर गवर्न किया जा रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफकेम के द्वारा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, सारा हमने बेसिक्स पढ़ लिया है। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनेगा, आएगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, अजमेर शरीफ दरगाह चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने चादर वहां पे भिजवाई है। उर्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर हमको राजस्थान में देखने को मिलेगी, सारी दरगाह है। सूफी टॉम जिसको दरगाह बोलते हैं, काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये अजमेर मतलब कि राजस्थान में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो इस कमेटी मतलब कि इस अजमेर दरगाह कमेटी के जो मेंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं खादिम्स। मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं सेंचुरी सूफी संत थे, फिलोसफर थे, और आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि इसको व्हाइट मार्बल के द्वारा इसके टॉम को बनाया गया है, और इसको 1532 में बिल्ट किया गया था। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का आप इसमें नमूना देख सकते हैं, और इसके ऊपर आपको जो गोल्डन की चीज आप क्राउन देखने को मिलेगा, इसको रामपुर नवाब अली हैदर अली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और डेथ एनिवर्सरी जो मोइनुद्दीन चिश्ती संत हैं उसको बोलते हैं उर्स शरीफ फेस्टिवल। ठीक है, इसी पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके चादर भेंट करवाई है। यहाँ पे एक जन्नती दरवाजा है जिसको सिल्वर के द्वारा बनाया गया है, रेयर ओकेजन में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसको बेहस्ती दरवाजा भी हम भूल देते हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण बात थी, हमने पढ़ लिया।
काफी जो चिश्ती सिलसिला था, कई सिलसिले आए हमारे देश में, और इन्होंने क्या किया, सिलसिले ने माने मानव कल्याण की दिशा में बात की, प्रेम की बात की, ठीक है, भाईचारे की बात की, सद्भावना की बात की, कुल मिला के कहें तो एकता की बात की। किसकी बात की? एकता की इन्होंने बात की, भाईचारे की बात की, प्रेम की बात की, मतलब कि मानव को, एक मानव के केंद्र में कौन था? प्रेम था, तो प्रेम को लेकर ये चले। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, ऑलिव रेडिले टर्टल चर्चा में है। आंध्र प्रदेश का गोदावरी रीजन्स है, वहां पे बड़ी मात्रा में इस मतलब की टर्टल की नेस्टिंग देखी जा रही है। तो मेनली जो टर्टल की साइट है हमको देखने को मिलेंगी चांदीपुर, ये उड़ीसा का रीजन से, यहाँ पे आते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। धामरा, गहे माता यहाँ पे बड़ी मात्रा में आते हैं। जो एक देवी रिवर है यहाँ पे बड़ी मात्रा में आते हैं। ऋषिकुल्या इधर आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के कहें मास नेस्टिंग आपको 20 ऋषिकुल्या, देवी माउथ, गहर माता देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो आपको थोड़ी अति मात्रा में इधर पूरा आपका जो ईस्टर्न घाट वाला रीजन है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला रीजन, आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला रीजन, यहाँ पे बड़ी मात्रा में, थोड़ी अधिक मात्रा में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको इधर स्वर्ण रेखा रिवर देखने को मिलेगी, इधर आपको बैतरणी रिवर, ब्रह्मानी रिवर, महानदी रिवर, इधर आपको चिल्का रिवर, इधर आपको पुरी देखने को मिलेगी, इधर आपको सबसे नीचे ऋषिकुल्या रिवर देखने को मिलेगी। तो मैप आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दूसरी बात, जैसे हमने पढ़ा, गहर माता ऋषिकुल्या कोस्ट पे अधिक मात्रा पे देखने को मिलेंगे। गहर माता मरीन सेंचुरी भी है। अलॉन्ग विथ कैंप रेडले टर्टल, इनको जो अपनी नेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम अरीवाड़ा। तो ये जो वाला रीजन हम बोलेंगे इसको बोलेंगे अरीवाड़ा। यहाँ पे बड़ी मात्रा में नेस्टिंग हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे लाला? अरीवाड़ा बोलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो इनका महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ये कहां कहां देखने को मिलेंगे? पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेंगे, अटलांटिक और इंडियन ओशन में देखने को मिलेंगे। स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट ऑल सी के टर्टल्स हैं, और एक काफी जो आपको देखने को मिलेंगे भारत में ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इनका जो आयुसन स्टेटस है वनरेबल है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के इस शेड्यूल 1 में शामिल है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, इस बात को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, नोरो वायरस चर्चा में है। केरला में इसके 2 केसेस देखने को मिले हैं। ये क्या है? कंटेजियस वायरस है। इसके द्वारा क्या हो सकता है? वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और इसको कभी कभी हम विंटर वॉमिटिंग वर्क भी बोल देते हैं, इसको कभी कभी स्टमक वर्क भी बोल देते हैं, जो कि आपको वॉमिटिंग और डायरिया का कारण बनाता है। नोरो वायरस फ्लू वायरस के समान बिल्कुल नहीं है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित होता है फ्लू वायरस, लेकिन ये नहीं होता है। लेकिन जो नोरो वायरस है वो आरएनए फैमिली से है, कैल्सी वेराइडी फैमिली से आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से आपके स्टमक को बुरी तरह प्रभावित करता है, तो आपको वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यही हमने पढ़ी लिया, इसके सिम्टम क्या क्या होंगे? डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, न्यूसिया होगा, स्टमक पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी इचिंग हो सकती है। ठीक है, इस बात को क्यों फैल सकता है? हैवी मतलब कि अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तब हो सकता है, और कोई आपने कंटेमिनेटेड वाटर या फूड ले लिया तब हो सकता है, कोई आपने जो ऐसा सरफेस को टच कर लिया जो कंटेमिनेटेड था, वहां पे वायरस था, ठीक है, और आपने अपने हैंड अच्छे से वॉश नहीं किए तब भी हो सकता है। तो ये सारी बातें इसके द्वारा हो सकता है। एक डिसऑर्डर और चर्चा में है, ठीक है, पॉलिस्टिक्सिस ओवेरियन सिंड्रोम चर्चा में है। ये अधिकांश फीमेल में देखने को मिलता है। मल्टीफैक्टोरियल एंडोक्राइन डिसऑर्डर के रूप में देखा जा सकता है। इसको क्रॉनिक एवोल्यूशन के रूप में भी हम देख सकते हैं। इससे क्या क्या हो सकता है? महिलाओं में हेयर लॉस हो सकता है, ठीक है, पेल्विक पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ओवरवेट हो सकता है, इरेगुलर पीरियड हो सकता है, फटीग हो सकता है, और जो टेस्टोन जो हार्मोन्स का लेवल है वो अधिक हो सकता है, और आपको ईसीएस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखेंगे। दूसरा, काफी एक्सपर्ट ये कहते हैं कि फार्मर पर टैक्स लगाना चाहिए, इससे हमारे देश का जो आय बढ़ेगी, हम अधिक से अधिक वेलफेयर में खर्च कर पाएंगे। तो अगर हम टैक्स लगाएंगे फार्मर पर तो उससे क्या क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन अधिक से अधिक बढ़ेगा,
और टैक्स इवेजन की जो घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं वो भी हमको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो रिच फार्मर हैं वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो कलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल इनकम आय करते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर इनकम आय करते हैं, वो फार्मर इनकम बताकर टैक्स में बचा लेते हैं वहां पे। ठीक है। और जो लोन का जो सेक्टर है, अभी वर्तमान में बहुत सारे स्टेट ऐसे हमको फॉर्मल सेक्टर में देखने को मिलेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर हम टैक्स लगाएंगे तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ लोन हो जाएगा। इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो सिटीजन के ऊपर लैवी होता है। इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 के क्लॉज 1 के तहत एग्रीकल्चर इनकम को इस टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है। और जो एग्रीकल्चर है स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट कैन एग्रीकल्चर टैक्स लगा सकती है अंडर द एंट्री 46 स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर हम एग्जाम्पशन देते हैं, केलकर टास्क फोर्स डायरेक्ट टैक्स एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन 2014 ये कहता है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम को बहुत सारे लोग, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हों, वो क्या कर देते हैं, एग्रीकल्चर इनकम बता देते हैं एग्जेम्प्ट के, इसका वो गलत उपयोग करते हैं। और हॉरिजेंटल और वर्टिकल इक्विटी का प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं वायलेट होता है। इससे क्या होता है, टैक्स की जो फेयरनेस है वो उसमें हमें कमी देखने को मिलती है, क्रेडिबिलिटी कम देखने को मिलती है। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू है, पॉलिटिकल पार्टी लगाना नहीं चाहती, अगर लगाएंगी तो वोट नहीं मिलेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी लगाएगी उसको वोट नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। और फार्मर हमारे देश में बहुत बड़े क्या है, वोट बैंक है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा फार्मर के ऊपर, वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो उनकी इनकम नहीं होती, बहुत सारे क्लाइमेट इशू आ जाते हैं, कभी बारिश नहीं होती, कभी होती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं, लेक ऑफ क्लैरिटी है। अभी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम टैक्स के बारे में फार्मर पे बात कर सकें। लैंड टाइटल, हाई क्रॉप आउटपुट, फ्लक्चुएशंस हमको प्रोडक्टिविटी में देखने को मिलते हैं, तो ये सारे इशू हमको देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट आएंगे हम इसको हिंदी, तमिल, गुजराती, उड़िया में ट्रांसलेट करेंगे, ताकि जो सिटीजन्स हैं वो आसानी से हमारे जजमेंट को समझ सकें और हमारा जो जस्टिस है, जो हमारा जो न्याय है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। और इसके साथ एक सीजीआई ने ऑनलाइन ई इंस्पेक्शन, मतलब कि दिल्ली हाई कोर्ट में सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, जो ऑनलाइन इंस्पेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। दूसरा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट चर्चा में है। रिसेंट डाटा सजेस्ट किया है कि सेवरल इंडियन कंपनी है टर्मिनेट कर दिया गया है एडीआर और जीटीआर। सबसे पहले इस बात को समझें कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट दोनों का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, फंड को राइज करते हैं फॉरेन मार्केट से। अगर अमेरिकन एडीआर की बात करती है तो यूएस स्टॉक एक्सचेंज से फंड राइज करते हैं। अगर जीडीआर की बात करते हैं तो ये मोस्टली यूरोपियन एक्सचेंज मार्केट से फंड राइज करते हैं। ठीक है, तो मंत्र समझ गए। एडीआर रिटेलर इन्वेस्टर के द्वारा लिया जाता है और जो जीडीआर रहता है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा लाए जाते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा हमको नहीं ध्यान रखना, ये नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में। दूसरा, निधि कंपनी चर्चा में है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनकी जो डिस्क्लोजर नॉर्म है उनको टाइट किया है। तो निधि कंपनियां क्या कहती हैं, आपकी जो सेविंग्स को बढ़ावा देती हैं। किसको तो बढ़ावा देंगी बेटा, सेविंग्स को। बस एक बात आप ये याद रखेंगे। दूसरी ये क्या है, टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सेविंग हैबिट को मेंबर के मध्य क्या करना, बढ़ावा देना, और ये म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करती हैं। इनको रजिस्टर्ड किया जाता है कंपनी एक्ट के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के तहत ऑपरेशन करती हैं। आरबीआई से इनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं रहती, नीड नहीं रहती। आरबीआई इनके ऊपर जो डिपॉजिट टेकिंग जो एक्टिविटी है उनकी डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन लाइसेंस से इनको लेने की नीड नहीं है। ठीक है, सरकार ने निधि रूल्स 2014 लेके आए, उसके तहत ये क्या होती है, कंट्रोल होती हैं। ठीक है, चलो। दूसरा, वाटर हेंथिस चर्चा में है। तो एक शिवपुरी का, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको साग सागर बोलते हैं,
इसमें अधिक मात्रा इस हेलेंथिस की आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इससे क्या होगी, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर निगेटिव रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं सनलाइट नहीं आएगी अगर अधिक मात्रा में होंगे, तो जो वाटर जो स्पीसीज हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। तो कुल मिला के कहें, ये इन्वेसिव स्पीसीज है और हमारी बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं निगेटिव रूप से इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, और ये ओरिजिनली हम बात करें तो ये साउथ अफ्रीका से संबंधित हमको देखने को मिलेगी। इन्वेजिव कहां से है, साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से अपने यहां आ गई। और ये क्या करते हैं, इनका महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि जो वाटर बॉडी है एंटायर सरफेस को कवर कर लेते हैं, जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसको हम खत्म करने का प्रयास करते हैं। इनकी एक विशेषता है कि वाटर प्यूरिफायर के रूप में काम करते हैं, हैवी मेटल वाटर से रिमूव करते हैं, और जब स्मॉल क्वांटिटी में हो तभी वो हैवी मेटल को वाटर से रिमूव करते हैं। इस बात को, इनकी जो फीचर्स है उसको आप याद रखेंगे। दूसरी बात, आर्किटेक्ट डीबी जोशी इनका निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। तो क्या है, आर्किटेक्ट हैं, बस इतना याद रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। और आर्किटेक्चर के रूप में इन्होंने काम किया, अहमदाबाद स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में काम किया, ली कार्वसोर और लुइस केनेथे के रूप में काम किया। इनको फर्स्ट आर्किटेक्चर है जिनको प्लोजर आर्किटेक्चर प्राइज मिला, पद्म श्री, पद्म भूषण प्राइज मिला और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में इनको दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा मिलिट्री एक्सरसाइज चर्चा में है, एक है एमपेक्स, मतलब काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुई। ये बाइनियल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब कि हमारे देश की तीनों सर्विस आपस में एक्सरसाइज करेंगी। ट्रॉपिक्स 2-3 चर्चा में है, बाइनियल एवरी 2 ईयर में होती है, नेवी के द्वारा की जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और तर्कस क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के द्वारा आपस में की जा रही है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। एक टॉपिक और रहेगा लोकेशन के लिए, सॉरी, एस्टोनिया चर्चा में है। एस्टोनिया के जो एम्बेसडर है वो रसिया ने क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो एस्टोनिया की लोकेशन बात करें तो मतलब कि लाटविया से लगेगी, और इधर आपको रसिया से लगेगी, इधर आपको बाल्टिक सी से लगेगी, इधर आपको नॉर्थ सी है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रसिया आपको इधर देखने को, एक छोटा सा पार्ट आप देखने को मिलेगा, रसिया आपको इधर। तो लोकेशंस आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इधर आपको ब्लैक सी आपको देखने को मिलेगा जो काफी वर्तमान में चर्चित रहा है। तो यहाँ की लोकेशंस आप याद रखिए, कई बार हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।